है उनके द्वारा जो ऐसे कृत्य कराए गए, आदिवासियों की ज़मीनें लूटने से लेके व्यापारियों से मारपीट करवाना हो, पत्रकारों को उन्हीं के द्वारा पिटवाया गया वहाँ पर। इस पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोरेक्स का कभी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन पिछले 10 सालों में सीधी जिले में कोरेक्स की आपूर्ति इस तरीके से की जा रही है जैसे वो भी शराब के मामले से ही देखा जा रहा है कि शराब पीकर एक दूसरे के ऊपर पेशाब करते नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये समाज जो है शराब का विरोध क्यों नहीं करता? जो आरक्षण के आधार पर डॉक्टर बने हैं और वही इलाज करने वाले भी जो है वो कौन से कैटेगरी के आ रहे हैं, वो भी वही है, एसटी एससी ओबीसी वही मर रहा है। इलाज करने वाला भी उसी कैटेगरी से है और जो कला पड़ी है जो मर रहा है वो भी उसी कैटेगरी से है। परेशान कौन है ये बताइए। मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे पिताजी सक्षम थे, डॉक्टर थे, तो मुझे कभी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिला जी। और रीवा ही क्यों भेजा जाता है, संजय गांधी के लिए क्यों रेफर किया जाता है? सवाल ये उठता है कि गरीब जो है, सबसे ज़्यादा जो गरीब है एसटी एससी ओबीसी ही सबसे ज़्यादातर लोग जो है परेशान है जिला चिकित्सालय में। इसलिए 75% एक जनरल कैटेगरी रखा गया है और 45% जो है एसटी एससी ओबीसी के लिए रखा गया है। उसे नॉलेज अगर है तो फिर 45% वाले को क्यों लिया जा रहा है? हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से, और सीधी जिले में वो कांड जो लगातार इस टाइम पर चर्चा में है, विशेष सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल, इंटरनेशनल, हर जगह ये बात जो है फैल चुकी है कि सीधी का जो नाम है शर्मसार हो चुका है। सीधी जिले में जो ये कांड हुआ उसको लेकर के पूरा समाज जो है इसका विरोध कर रहा है और जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई ऐसे मामलों को लेकर के एक साथ भी विरोध हो रहा है। जहां इस टाइम पर मैं मौजूद हूं विवेक कोल जी के साथ, जो कि उसी समाज से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है कि हमारे साथ जो है इसके प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो विवेक जी से बात करेंगे कि आखिर में किस मामले पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और इस पूरे मामले पर आपका कहना क्या है। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वक्त दिया पत्रकारों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं किस संदर्भ में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा? ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हम सीधी जिले में मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से हमारे आदिवासी समाज और से आने वाले पदाधिकारी एवं युवा साथी उसी मुद्दे को लेके प्रदर्शन करना चाह रहे हैं सीधी में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन हुए जहाँ पे विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हम अपने सीधी जिले में इतना व्यापक रूप से इस मुद्दे को लेके कुछ नहीं कर पाए थे। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि एक व्यापक रूप से हम एकत्रित होंगे, एक जन आक्रोश आंदोलन, ज्वलंत मुद्दे, सिर्फ पेशाब कांड तो चलिए अभी चल ही रहा है, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर एट्रोसिटीज़ के हो गए, ज़मीन लूटने के मुद्दे हैं, ज़मीन वरिष्ठ जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा किया गया, और जो सरकार हमेशा कहती है कि हम आदिवासियों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज भी देखिए कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आदिवासियों के नाम पर ज़मीनें तो लॉट हुई, लेकिन उन ज़मीनों में किसी और ने कब्जा कर लिया। उनको आवास योजना का लाभ, आवास योजना आती भी है तो वहाँ बनाने नहीं दिया जाता उनको, फिर उस जगह से उनको हटा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसी जगह मैंने देखी कि जहाँ पे दूसरों के द्वारा वहाँ पे घर बना लिए जाते हैं, उनको बेघर करके उसी आवास योजना का फ़ायदा वो ले रहे हैं सामने वाले। जी विवेक जी, इस आदिवासी समाज को लेकर के जहाँ तक देखा जाता है कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, लगातार जो है कहीं ना कहीं आपने देखा कि रैलियों में इनको कहीं ना कहीं एक अलग ही दर्जा देते हैं कि हमारे आदिवासी समाज के जो भाई हैं उनके लिए हम बहुत सारे जो है योजना लेके आए हैं, और उस योजना को लगभग ग्राउंड में ये नहीं देखते कि पहुंची या नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं आप भी जो है भाजपा से अभी तक थे, आपने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया भाजपा से, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई साहब, मुद्दे मतलब सरकार ने वादे तो करती है आदिवासियों के लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आज भी आप देखेंगे
आदिवासियों के नाम पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा योजना और ये सारी योजनाएं जो लोन की रानी दुर्गावती के नाम पे योजनाएं आती हैं, लेकिन उसमें से लाभ कितने % को मिल पाता है? कई लोगों को तो जानकारियाँ भी नहीं है। कई लोग प्रयास भी करते हैं कि हमको इस योजना का लाभ मिल जाए, लेकिन बैंक उनको लोन देने का प्रयास नहीं करते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उनके कल्याण के लिए है, गरीब कल्याण के लिए, लेकिन फिर भी वो योजनाएं ज़मीन पर नहीं उतर रही हैं, ना ज़मीन पर दिख रही हैं। वो सिर्फ कागजी किताबों में, फाइलों में बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल और आपसे, जो कि लगातार ये एक विषय बना रहता है आरक्षण का। ये बताइए कि क्या आरक्षण देश में आवश्यकता है आरक्षण की या नहीं? मुझे लगता है कि आरक्षण की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि आज भी एक जो वर्ग है हमारा, चाहे ST का OBC का हो, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10% रिजर्वेशन EWS के हिसाब से ही बनाया है। उनका भी एक ये कदम एक ठीक ही था, क्योंकि आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई है कि उनको इतना संघर्ष करना पड़ता है कि किताबों के लिए, कॉपी के लिए, स्लेट, पेंसिल, रबर कटर के लिए भी इवन ऐसे बच्चों को क्या कहूँ, बहुत ख़राब स्थिति है। क्योंकि जब मैं 2016 में आया सीधी ज़िले में, तो मैंने देखा कि स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं कस्टम में जॉब करता था पहले। उसके बाद जब देखा कि मैंने नहीं, यहाँ पे हमारे लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का सहयोग। फिर मैं बच्चों को गाँव में पढ़ाना चालू किया। उसमें कोई मैंने जातिगत भेदभाव और इन सब चीज़ों को लेकर नहीं रखा। हमने चुरहट में भी बच्चों के लिए वहाँ पे भीम ज्योति कल्याण समिति हमारी चलती है। उसमें हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे। क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि आप जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं तो हमारे ही बच्चे जाते हैं, और जो गरीब, जो चाहे वो सबड़ वर्ग का भी बच्चा है तो वो गरीब है तो वो भी सरकारी स्कूल में जाता है। लेकिन जब वो शाम को लौटता है तो उसके माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे, तो उनको होमवर्क क्या मिला है, गृहकार्य क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बच्चा जाके खेलता कूदता है, उसके बाद फिर सुबह उठ के चला जाता है, तो उसका गृहकार्य पूरा हो पाता है। क्योंकि सरकारी स्कूल की स्थिति तो आप देख रहे हैं। तो वो एक प्रयास है हमारा कि 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। अभी 2020 तक तो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, हमारा हर गांव में प्रयास था, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा धीमापन आया है। लेकिन उसके बाद भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर बच्चों के लिए कर पाएँ। आपने बताया कि आरक्षण जो है देश के लिए काफ़ी ज़रूरत है आरक्षण की। मैं जो है जानना चाहूँगा आपसे कि आरक्षण का मतलब है कि कुछ परसेंटेज बेस जो है, सिर्फ परसेंटेज बेस घटा बढ़ा के आरक्षण दिया जाता है। क्या नौकरी के लिए भी आरक्षण की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि नौकरियों के लिए आरक्षण की आवश्यकता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर भी जो योग्यता के आधार पे, और मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में जैसे सक्षमता के आधार पे भी आरक्षण होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे पिताजी सक्षम थे, डॉक्टर थे, तो मुझे कभी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिला जी। और मैंने प्रयास किया कि अपने जैसे लोग जो हमारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में मैंने कहा हमेशा कि तुम ये अपन सक्षम है तो फिर हम क्यों लें उस चीज़ का लाभ। ये मेरा मानना है। बिल्कुल विवेक जी, मेरा ये जो सवाल था ये सिर्फ इस वजह से था, आपने सोचा होगा कि बीच में मैंने इसको लेकर के चर्चा क्यों किया। बात ये है कि अगर एक डॉक्टर का सिलेक्शन होना है और उस डॉक्टर का सिलेक्शन की अगर बात हो, तो अगर कोई सोचिए 65-75% अगर पासिंग मार्क है, तो कहीं ना कहीं ST/SC OBC का जो कैटेगरी रखा जाता है 45% 55% रखा जाता है, और 45% और 55% में ही उसे डॉक्टर बना दिया जाता है। तो ये बताइए कि उस डॉक्टर को नॉलेज कितने परसेंट हो? देखिए, पहले कैटेगरी के लोग, हाँ रिजर्वेशन है उनका, लेकिन वो भी प्रयास कर रहे हैं अपने तरीके से, जितना हो पाता है, जितना कोशिश वो कर सकते हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली 75% एक जनरल कैटेगरी रखा गया है और 45% जो है ST/SC OBC के लिए रखा गया है। उसे नॉलेज अगर है तो फिर 45% वाले को क्यों लिया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि जिसे डॉक्टर के जो लायक ही नहीं है, चूंकि बताइए 45% को ज़्यादा नॉलेज होगा या फिर 75% वाले को ज़्यादा नॉलेज होगा? और अगर 75% वाले को ज़्यादा नॉलेज है तो देश में 45% वाले का सिलेक्शन क्यों हो रहा है?
भाई साहब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जो होती है 5 साल की, तो उसमें वो कैटेगरी वाला भी उतनी ही पढ़ाई करता है, एक जनरल वाला भी उतनी ही पढ़ाई करता है। जो ज्ञान उसको दिया जाता है वही ज्ञान उसको भी दिया जाता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज उस बच्चे को दिए जा रहे हैं जो कैटेगरी से है, उस वही प्रैक्टिकल नॉलेज जनरल कैटेगरी वालों को दिया जा रहा है। लेकिन जिसे ABCD पता ना हो उसे अगर हम जेड पढ़ा देंगे तो कितना पढ़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ABCD की बात आ रही है यहाँ। फिर 45% उसका क्यों होता है? उसका भी तो 75% होना चाहिए। वो तो देखिए, नहीं चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, फिर भी कोशिश करता है अपनी तरीके से। मेरे कहने का मतलब है कि आज जिले में जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में सिर्फ रेफर चलता है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर हैं ज़्यादातर डॉक्टर ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आरक्षण का फायदा लेकर जिले अस्पताल में उनका सिलेक्शन हुआ, आज बैठे हुए हैं। उन डॉक्टरों को कुछ नॉलेज ही नहीं है। अगर नॉलेज है तो जिले अस्पताल में इलाज क्यों नहीं होता? हर बार जिला मेडिकल रीवा ही क्यों भेजा जाता है? संजय गांधी के लिए क्यों रेफर किया जाता है? सवाल ये उठता है कि गरीब जो है, सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं ST SC OBC ही सबसे ज़्यादातर लोग जो है परेशान है जिला चिकित्सालय में। मैं खुद पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कि किस तरीके से वहां पर कलह पड़ी हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं। अगर वहां पर 75% वाला अगर कोई डॉक्टर अगर पढ़ के आया होता तो क्या वो रेफर करता या इलाज करता? आप बताइए भाई साहब, ये इसमें रिजर्वेशन की बात कहीं पे नहीं आती। ये तो देखिए सुविधाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे नॉलेज की बात है सर, नॉलेज की बात है कि नॉलेज भाई साहब, उसको भी उतना ही नॉलेज, उतनी ही पढ़ाई 5 साल में, जो 5.5 साल की MBBS की डिग्री होती है, 2 साल 3 साल की PG की डिग्री होती है। मैंने यही बात तो कहा आपको कि फिर उसका भी तो 75% होना चाहिए था। अगर उतना ही पढ़ा है, उतना ही एक्सपीरियंस है, तो उसका भी परसेंटेज तो वही हो सकता है। भाई साहब, उसकी आपने स्थिति देखी होगी, आपने देखा उसके घर में कभी जाके कि वो किस स्थिति से पढ़ के निकला है, किस मैंने स्थिति की बात कहाँ की, मैंने नॉलेज की बात की। स्थिति चाहे जैसी भी हो, पढ़ने वाला तो पढ़ेगा ही। देखिए, क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि ST SC OBC में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टॉप करते हैं? क्या उनकी स्थिति वो नहीं होती? नहीं, हर कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो टॉप करते हैं। कोई ऐसा एक प्रावधान नहीं है कि हर बार जनरल का ही बच्चा टॉप करे। कई बार ST SC OBC के बच्चे टॉप करते हैं, बहुत सारी जगहों पे टॉप करते हैं। मेरा ये मानना है कि जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जितना आधार है, उस हिसाब से वो अपना काम कर रहा है। और जहाँ तक जिला चिकित्सालय की बात हुई, तो हाँ, जिला चिकित्सालय में थोड़ी सी सुविधाएं तो अभावहीन है, लेकिन फिर भी तो मर कौन रहा है बताइए? अगर देखा जाए तो आरक्षण के आधार पर जिसका सिलेक्शन हुआ था, जो आरक्षण के आधार पर डॉक्टर बने हैं, और वही इलाज करने वाले भी जो है वो कौन से कैटेगरी के आ रहे हैं? वो भी वही है, ST SC OBC वही मर रहा है। इलाज करने वाला भी उसी कैटेगरी से है, और जो कलह पड़ी है, जो मर रहा है, वो भी उसी कैटेगरी से है। परेशान कौन है ये बताइए? परेशान तो देखिए, चाहे वो ST SC OBC का हो, चाहे वो जनरल का व्यक्ति जाता हो, परेशान तो है। लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगामी समय में अगर हम आंदोलन करेंगे, इसमें क्या है कि अच्छे डॉक्टर्स को लाया जाए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर, जो कैपेबल हो, जो यहाँ पर अच्छा इलाज कर सके। क्योंकि मुझे भी दुख होता है, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि जब रेफ़र किया जाता है तो उनके पास पैसे नहीं होते, एम्बुलेंस ले जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और अस्पताल में सुविधाओं की कमी आप खुद जानते हैं। लेकिन फिर भी हम आने वाले समय में इस मुद्दे को भी लेके हम और आप सब मिलके आप सहयोग करें, जिससे क्या है कि जिससे हम इस मुद्दे को, इस सीधी जिले चिकित्सालय में क्वालिफाइड डॉक्टर आए, अच्छे डॉक्टर आए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, और कुछ यहाँ की लोकल राजनीति के शिकार हो जाते हैं, लोकल राजनीति से परेशान, इतना तो आप देख रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जितना हो सके हम शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, सुरक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि आप जानते हैं कि मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारा मुद्दा रहेगा आने वाले समय में। और हम सब आपका सहयोग चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे आए, इसलिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि तरंग 24 न्यूज़ ने काफ़ी गहराई से इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल, जो हमारी पड़ताल होती है, उस पड़ताल में मैंने देखा कि आखिर में जो हॉस्पिटल की स्थिति ही नहीं, बल्कि कई ऐसे जो चीज़ें होती हैं जहां पर आरक्षण के बेस पर अगर सिलेक्शन होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई 75%, 80% अगर लेके आ रहा है तो उसने क्या किया होगा। उसने पढ़ाई की, तब वो परसेंटेज लेके आ रहा है, तो उसे ज़्यादा एग्जाम होगा। या फिर सामने वाला अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए कि मतलब बात हो रही 45%
या 50% वाले को उससे ज़्यादा नॉलेज होगा। इस पूरे मुद्दे पर मैंने खुद देखा कि अगर देखा जाए हॉस्पिटल में तो एक किसी की हड्डी टूट जाए तो जिसे फुल नॉलेज होगा वही ठीक तरीके से इलाज कर पाएगा, लेकिन अगर जिसे नॉलेज ना हो हड्डी को कितनी अच्छी तरीके से बैठा सकता है, इस बात पर जो है आपको अच्छे तरीके से नॉलेज ये चीज़ का जरूर होगा। आम जनता परेशान होती है, इसलिए मैंने ये सवाल रखा। अब आते हैं उस मुद्दे पर विवेक जी से बात करेंगे। आज जो देखा जा रहा है दसमत रावत का पूरा मामला, दसमत रावत के लिए जो है आपके द्वारा आपने बताया कि कल पूजा पार्क में जो है एक आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, ये आंदोलन किस संदर्भ में? यह आंदोलन तो भाई साहब देखिए, आज समस्त आदिवासी, समस्त ST SC OBC का जो हमारे संगठन है, जितने पदाधिकारी हैं सारे इकट्ठा होने वाले हैं इसमें। ये दसमत रावत का लिए भर आंदोलन नहीं है, ये संपूर्ण मानवता को जो शर्मसार करने वाली घटनाएं जो पूरे देश में होती हैं, पूरे यहाँ तो हुई है, पूरे देश में, प्रदेश में। अभी आपने कहा कि वहाँ शिवपुरी वाली जो घटना है उसका भी मैं विरोध करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जितना हो सके हम इस जातिवाद से मुक्त होने का प्रयास करें, और जाति के जितने संगठन जो हम लोगों ने बना रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज में विभाजन का कार्य करती हैं। क्योंकि पिछली जैसे भाजपा की सरकार अभी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो जिस हिसाब से जातियों के संगठन का रोज़ सम्मेलन करते हैं, जातियों के संगठन के लोगों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक विभाजन की स्थिति और दिखाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जातिवाद का जहर जब तक घुला रहेगा, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतना ये मेरा मानना है। समाज भी जो ये कृत्य हुआ उस टाइम पे बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे, वो जो प्रवेश शुक्ला था वो भी और दसमत रावत वो भी, दोनों शराब के नशे में थे। आपको नहीं लगता कि हमें समाज में इनका विरोध करने के बजाय सबसे पहले शराब का विरोध करना चाहिए? बिल्कुल। फिर आखिर में आप जिस भाजपा सरकार में है वही शराब को इतना बढ़ावा दे रहा है, हर चौराहे पे शराब की भट्टी, देखा जाए तो रोड के किनारे जो सड़क हादसे जितने आते हुए आपने देखा, टनल में सड़क हादसा हुआ, अभी आपने हाल ही में देखा कि पुरानी सीधी के आगे अगर बात की जाए डोल में भी शराब का ही अड्डे पे जो है ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 से 7 लोग मरे। ये जो मामला देखा गया वो भी शराब के मामले से ही देखा जा रहा है कि शराब पीकर एक दूसरे के ऊपर पेशाब करते नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये समाज जो है शराब का विरोध क्यों नहीं करती? इस बात का मैं विरोध करूंगा, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम, आप और हमारे संगठन और संपूर्ण मानव समाज से मेरा अनुरोध है कि शराब का विरोध करें, और जितना हो सकेगा तो ये जो शराब की दुकानें जो आए दिन यहाँ कभी वहाँ कभी मेन चौराहों पे खुली हुई हैं, इनका हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए कि ये जो गली गली में शराब, गली गली में कोरेक्स, गांजा, ये जो बिकवाया जा रहा है इस सरकार में, यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस के द्वारा, चाहे वो सीधी भर की बात नहीं करता हूँ, ये पूरे सीधी, चुरहट, धोनी, सिहावल, अपनी जो सीधी जिले की बात कर रहा हूँ, हर जगह ये परिस्थिति, हर जगह स्थिति बन रही है। शराब के नशे में लोग मर्डर कर दे रहे हैं, यहाँ पे शराब के नशे में लोग यहाँ विवाद कर रहे हैं, पति पत्नियों के बीच में झगड़ा सबसे ज़्यादा शराब के कारण हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा सबसे ज़्यादा शराब के कारण। आज की जो युवा पीढ़ी है पूरे नशे में बर्बाद हो रही है। आज ये जब से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोरेक्स का कभी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन पिछले 10 सालों में सीधी जिले में कोरेक्स की आपूर्ति इस तरीके से की जा रही जैसे ये किसी की एक ज़रूरत हो बन चुकी हो। और गांजे का जिस हिसाब से कारोबार हो रहा है, गांव-गांव में इनके ऐसे एजेंट्स बैठे हैं, ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से इनको शय मिल रही है, आप लोग खुद समझ रहे हैं। तो हमें आपको सबको मिलकर ये प्रयास करना पड़ेगा कि जब तक हम साथ में मिलकर सामूहिक रूप से नशे का विरोध नहीं करेंगे और नशे के कारोबारियों का विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम समाज के लिए एक अच्छा समाज नहीं खड़ा कर पाएंगे। विवेक जी, मेरा आखिरी सवाल कि आपने भाजपा को क्यों छोड़ दिया, इस्तीफा आपने क्यों दिया और पद क्या था आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला महामंत्री के पद में रहा हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं जो मैंने पहले ही बोला कि जातिगत जो भेदभाव हो रहा है, इसके कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल विधायक जी हैं उनके द्वारा जो ऐसे कृत्य कराए गए, आदिवासियों की ज़मीनें लूटने से लेके व्यापारियों से मारपीट करवाना हो, पट्टे वो पत्रकारों को
उन्हीं के द्वारा पिटवाया गया वहाँ पर। ये सिर्फ सीधी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, चुरहट में भी यही हाल हो रहा है। चुरहट में पिछले दिनों आपने देखा होगा बोकरो में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने ढिलाई की, लोगों के ऊपर लाठियाँ गांव के ही लोगों ने लाठी एक दूसरे के ऊपर चलाई, गांव के लोगों ने एक दूसरे को दौड़ा कर मारा, लेकिन पुलिस कहाँ थी वहाँ पे? लोकल पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। फिर उसके बाद फिर सिमरिया चौकी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं करने की कोशिश की गई। पिछले उसमें एक एससी समाज के मड़वा के गांव के सरपंच को इतनी बेरहमी से पीटा गया, आपने देखा होगा वीडियो। कहीं ना कहीं ये संरक्षण मिल रहा है लोगों को, शासन प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। सिहावल में भी यही हाल है कि वहाँ भी तानाशाही चल रही है, बहुत सारी घटनाएं वहाँ से भी सुनने को आती हैं। धौनी विधानसभा में भी यही हाल है कि गरीबों के घर गिरा दिए जाते हैं, आदिवासियों के घर गिरा दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर अवैध रूप से रेत खनन का आरोप लगा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करें। जब तक हम आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, शासन प्रशासन से अपनी लड़ाई एकजुटता से नहीं लड़ेंगे और ऐसे जनप्रतिनिधियों से जब तक एकजुट होकर नहीं लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छा समाज हम बना पाएंगे, एक अच्छा देश हम बना पाएंगे। देश कह रहा है कि ये जो पेशाब करने वाला व्यक्ति था वो विधायक प्रतिनिधि था, आपको भी क्या लगता है कि वो था? वो तो साफ साफ दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है, वो विधायक प्रतिनिधि था। मेरी फेसबुक प्रोफाइल में भी जुड़ा हुआ था। हमेशा आपने देखा होगा कि वो विधायक जी के हर कार्यक्रमों में शामिल रहता था। उसका एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें उसमें साफ साफ पेपर की कटिंग में भी दिखाया गया कि विधायक प्रतिनिधि था। लेकिन उसके बाद भी विधायक जी का साफ साफ ये मना करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप राजनीतिक रूप से पहले लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जब उनका इस्तेमाल हो जाता है तो फिर आप उनको किनारे करने का प्रयास करते हैं। तो यही मेरा उद्बोधन इस बारे में। जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आज जो है विवेक कोल जी के साथ जो ये पूरी वार्तालाप हुई समाज को लेकर के और भाजपा को लेकर के, या फिर कहूँ कि जो ये शर्मसार करने वाली घटना थी, सारे मामलों को लेकर के बातचीत हुई। आपने ये भी देखा कि विवेक जी का कहना है कि शराब नीति जो चल रही है, जो हर चौराहे पे शराब बिक रही है, इसका भी विरोध हम करेंगे। समाज में जो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसका भी हम विरोध करेंगे कि भाई कमियां जो हैं उसको निकाल के बाहर किया जाए। दूसरी बात, हमने आरक्षण से संबंधित जो बात किया वो भी बेहद जरूरी था, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है कि समाज में अगर आरक्षण है तो अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण उन्हें दिया जाए जिन्हें जरूरत है। अगर बिना जरूरत के कोई चीजें दे दी जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही घातक हो जाती है। जैसे आपको बता दूं कि अगर मुझे बुखार है तभी एंटीडॉक दिया जाए, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से आरक्षण भी है, उसका कोई गलत फायदा उठाया या फिर बात देखा जाए कि अगर कोई सिलेक्शन हो रहा है तो आरक्षण के आधार पर नहीं बल्कि उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि कल मिलते हैं आपके आंदोलन के साथ, देखा यही जाएगा कि आंदोलन में क्या होता है और इस आंदोलन में कितनी सहभागिता रहती है और समाज के लिए क्या मैसेज जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहें तरणकड़ी 4 न्यूज़ से। नमस्कार, जय हिंद।